हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। इसके अलावा और भी जितने टॉपिक हैं मैं सारे कवर करूंगी इस चैप्टर के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 7 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 7 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो जैसे कि सोशल साइंस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या मैथमेटिक्स, तो उन पर भी हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले फ्रेंड्स we are going to learn about the different properties of materials. जैसे कि उनकी हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज समझेंगे, लस्टर और अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हर एक प्रॉपर्टी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको समझाऊंगी difference between metals and non-metals. Then our next topic will be effect of air and water on metals. And lastly, we will understand importance of non-metals. तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। So first, let's understand what is a material. A material is a substance or mixture of substances that are used to make objects. तो फ्रेंड्स मटेरियल एक सब्सटेंस होता है या वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकता है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। All the things which we use are made up of one or the other material like glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. यानी कि हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं या यूज करते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई होती हैं। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, चाहे जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन। तो वो मटेरियल फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि मटेरियल वो सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। So now let's understand properties of these materials. So there are different properties of materials like luster or appearance, hardness, malleability, ductility, sonority, conduction of heat and conduction of electricity. तो आइए इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझते हैं। First, let's understand luster or appearance. Luster is a property of materials that refers to how they reflect light, giving it a shiny appearance. तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं। दे गिव अ शाइनी अपीयरेंस। तो मटेरियल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर। तो जो मटेरियल्स ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और शाइन करते हैं उन मटेरियल्स को कहा जाता है लस्ट्रस मटेरियल्स। दे आर शाइनी एंड रिफ्लेक्ट लाइट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं बिकॉज दे शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट। जैसे कि गोल्ड की बात कर लीजिए, गोल्ड कितना चमकता है, राइट? इसी तरह से सिल्वर भी बहुत ज्यादा शाइन करता है। तो ये मटेरियल्स होते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स। नाउ देयर आर नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आल्सो। दे आर डल एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट वेल। अब ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो लाइट को इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो इसी वजह से वो शाइन नहीं करते, वो डल अपीयरेंस होती है उनकी। तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, सल्फर, चॉक एंड प्लास्टिक। तो देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी मटेरियल्स हैं आपको पता है कि भाई जैसे वुड है, वुड शाइन नहीं करती, राइट? वो डल होती है। इसी तरह से बाकी जो मटेरियल्स लिखे हैं कोल, सल्फर, चॉक, ये भी सभी नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स हैं। So usually all non-metals are non-lustrous materials. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की हार्डनेस।
Hardness is the property of materials to withstand shape change by external stress. तो देखिए फ्रेंड्स, हार्डनेस का मतलब है कि कोई भी मटेरियल कितना हार्ड है, यानी कि अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस डालते हैं, उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, तो वो कर पाता है, उसकी शेप चेंज हो पाती है या नहीं, तो वो कहलाता है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. Like materials which are difficult to compress or change shape are called hard materials. तो वो मटेरियल्स फ्रेंड्स जिनकी शेप चेंज आसानी से नहीं हो पाती है, उनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स. लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन. तो फ्रेंड्स ये सभी मटेरियल्स हैं हार्ड मटेरियल. सो रिमेंबर कि यूजुअली सभी मेटल्स हार्ड मटेरियल होते हैं. ओके और ये जो हार्ड मटेरियल्स हैं, आप सोच रहे होंगे तो फिर हमें इन्हें कहाँ यूज करते हैं. दे आर यूज टू मेक मशीन्स, व्हीकल्स, जो हमारी कार्स हैं, बाइक्स हैं, वो इन्हीं हार्ड मटेरियल से बनती हैं. फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने में भी इनका यूज होता है. सो यूजुअली ऑल मेटल्स आर हार्ड मटेरियल, बट दे आर फ्यू मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, वो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, वो हार्ड मटेरियल नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं. So what are soft materials? Materials which are easy to compress or change shape are called soft materials. अब फ्रेंड्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करना और उनकी जो शेप है चेंज करना वो इजी होता है एज कंपेयर टू द हार्ड मटेरियल्स. तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर एंड वुड. ओके तो ये हमने समझ लिए हैं हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, वो है मेलेबिलिटी. Malleability is the ability of materials to be hammered or rolled into thin sheets without breaking. तो मटेरियल्स की वो एबिलिटी जिसमें हम मटेरियल्स को हैमर करके यानी हथौड़े से हम उनको पतली पतली शीट्स में रोल कर सकते हैं एंड दैट टू विदाउट ब्रेकिंग देम इज नोन एज मेलिएबिलिटी. जैसे कि फ्रेंड्स यहां देखिए, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये गोल्ड है. अब गोल्ड को फ्रेंड्स हम हैमर कर करके इस तरह से इतनी पतली शीट में हम इसको ला सकते हैं एंड दैट टू विदाउट ब्रेकिंग इट. तो ये प्रॉपर्टी है गोल्ड की जिसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी. एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल. ओके इसी तरह से फ्रेंड्स और भी होते हैं, जैसे कि सिल्वर है. सिल्वर को भी हम इसी तरह से हैमर कर करके थिन शीट्स में रोल कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्वीट्स पे वर्क लगा होता है जिसको हम कहते हैं चांदी का वर्क. तो वो क्या है, वो यही चीज होती है कि सिल्वर को, मेटल जो सिल्वर है उसको ऐसे हथौड़े से पतली पतली शीट में उन्होंने काटा हुआ है, रोल करा हुआ है. इसी तरह से जो हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हैं वो भी क्या है, वो भी एल्यूमिनियम से बनी है. एल्यूमिनियम की बिकॉज इट इज ऑल्सो मेलिएबल मटीरियल. ओके फ्रेंड्स सो रिमेंबर मेलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मटीरियल्स को बिना तोड़े उनको हम पतली पतली शीट में रोल कर सकते हैं. Now those materials which break into pieces when hammered are said to be brittle. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जब उन पर हथौड़ा मारा जाता है सो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स वो टूट जाते हैं, वो पीसेस में बिखर जाते हैं. तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं ब्रिटल. तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ग्लास. ग्लास पर फ्रेंड्स कोई भी ग्लास का मटेरियल है, जैसे कि ग्लास है, तो अगर हम उस पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा. इसी तरह से कोल है, सल्फर है, ये सभी ब्रिटल मटेरियल्स हैं. नाउ फ्रेंड्स आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू टेल मी कि जो वुड है इज इट मेलिएबल मटेरियल और ब्रिटल? फ्रेंड्स देखिए साइंस में एक्सेप्शंस होते ही हैं. तो जो वुड है वो एक्सेप्शनल है. वुड जब हम उस पर हैमर करते हैं, उसको हैमर करते हैं, ना तो वो टूटती है जो वुड है और ना ही वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है. तो जो वुड है वो एक एक्सेप्शन है. इट इज नीदर ब्रिटल नॉर मेलिएबल. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, डक्टिलिटी.
So ductility is the property to measure how easily a material can be stretched into thin wires. तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ये देखिए, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मटेरियल वो थिन वायर्स में आसानी से स्ट्रेच हो सकता है या नहीं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी. So a ductile material can be drawn into wires and is used to make jewelry. तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसे हम पतली पतली वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं और उसे हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए यूजुअली. जैसे कि फ्रेंड्स जो गोल्ड है और सिल्वर है उन्हें हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं बिकॉज दे आर डक्टाइल मटेरियल्स, दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स. एंड कॉपर इज ऑल्सो अ डक्टाइल मटेरियल. कॉपर की जो वायर्स बनती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती है ना, देखी है आपने, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं. तो कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर्स बनती हैं बिकॉज इट इज अ डक्टाइल मटेरियल. और फ्रेंड्स जो ये गोल्ड है ये तो इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड को इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर. देखिए कितना ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड कि उसका 1 ग्राम गोल्ड भी हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं 2 किलोमीटर लंबी वायर में, थिन वायर में. Now let's understand next property of materials, sonority. Sonority is the property of metals which enable them to produce a ringing sound when struck. तो मटेरियल्स की उस प्रॉपर्टी में जिसमें अगर हम उनको किसी चीज से मारें तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड निकलती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी. तो फ्रेंड्स जो मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि हमारी किचन में जो स्टील के बर्तन होते हैं, अगर कोई प्लेट या कोई स्पून नीचे गिर जाती है तो उसमें से कैसी एक साउंड आती है. अगर दूसरी तरफ हमसे कोई प्लास्टिक की कोई चीज गिर जाएगी तो उसमें से उस तरह की तेज आवाज नहीं निकलती. ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं सारे, उनमें यूजुअली यही प्रॉपर्टी होती है. Ringing sound of घुंघरूज, school bell are due to the sonority of metals. देखिए फ्रेंड्स जो डांसर्स होते हैं वो पैरों में घुंघरू पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वो मेटल के होते हैं और उनमें से आवाज आती है. इसी तरह से आपके स्कूल में जो बेल होती है या हमारे मंदिरों में जो बेल होती है, उनको उनमें से भी ऐसी आवाज आती है बजाने पर. क्यों? क्योंकि दे हैव दिस प्रॉपर्टी सोनोरिटी. Now next is conduction of heat. Conduction of heat refers to the transfer of heat energy from one point to another of a material. तो देखिए कंडक्शन ऑफ हीट यानी हीट को ले जाना, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी यानी. तो मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे कि जो हीट एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. जैसे कि फ्रेंड्स आप एक ये मेटल रॉड लीजिए और इसके एक एंड पर ऐसे उसके नीचे एक कैंडल रख दीजिए जलती हुई, और दूसरे एंड से उस मेटल रॉड को आप पकड़ लीजिए. तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ये हीट एनर्जी है, ये जो गर्म हो रही है यहां से ये रॉड, इसकी हीट एनर्जी इस तरफ तक आ गई है और आपके हाथ में आपको गर्माई फील होने लगेगी. वो मेटल रॉड है वो गर्म फील होने लगेगी. तो इसमें क्या हुआ है कि जो हीट एनर्जी है वो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो गई है. सो दिस इज नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट. सो मटीरियल्स दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो वो मटीरियल्स जो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं उन मटीरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स. जैसे कि फ्रेंड्स मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. देखिए जैसे कि हमारे जो किचन के बर्तन होते हैं आपने देखा होगा कि वो इन मेटल से बने होते हैं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से या स्टील से. क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं दे कैन ट्रांसफर हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. बट वुड, वेयर एज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो वुड है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता.
तो उसे हम कहेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसे फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि किचन में अगर खाना बनाते वक्त हम किसी स्टील की चम्मच का यूज करते हैं तो वो जल्दी गर्म होती है, बिकॉज स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट अगर आप उसकी जगह कोई वुड की स्पून लें तो वो गर्म, इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, तो हम उसे पकड़कर आसानी से अपना खाना बना सकते हैं। सो वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Now next is conduction of electricity. Conduction of electricity is the ability of a material to allow the flow of electric current through it. तो फ्रेंड्स, कंडक्शन का तो मीनिंग मैंने आपको बताया है। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मटेरियल्स की वो एबिलिटी जिससे कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity. तो वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एल्यूमिनियम, मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इधर देखिए, मैं आपको कॉपर के एग्जांपल से समझाती हूं। आपने देखा होगा कि जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर से बनी हुई होती हैं। ऐसा क्यों? फर्स्टली आई टोल्ड यू कि कॉपर जो है वो डक्टाइल होता है, यानी कि इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एक तो ये रीजन है, और दूसरा यही रीजन है दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। तो इन दो रीजंस की वजह से फ्रेंड्स हम कॉपर को इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। Now materials that prevents the electricity to flow through them are called bad conductors of electricity. अब वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, उन्हें हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड, सल्फर, कोल, ये सभी ऐसे मटेरियल्स हैं फ्रेंड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं हमारे घर में, दे वियर रबर ग्लव्स। स्पेशली अगर वो हाई टेंशन वायर से डील कर रहे होते हैं तो वो रबर ग्लव्स पहनते हैं, बिकॉज रबर इज अ पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनको शॉक नहीं लगेगा। और वो जो जितनी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें भी प्लास्टिक कवरिंग होती है पीछे की तरफ, जिससे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, विल ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स अगर आप ये एग्जाम्पल से चीजों को याद रखेंगे तो। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ये जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो आप कहीं अगर ये टर्म आपको दिखे इंसुलेटर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। Now friends, we are going to learn the difference between metals and non-metals. तो अब फ्रेंड्स, आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मटेरियल्स की वो समझ में आ गई हैं। आइए, अब मैं इधर एक तरफ यहां पर वो प्रॉपर्टीज लिख रही हूं, और आपने मेरे को बताना है कि वो प्रॉपर्टीज मेटल्स में और नॉन मेटल्स में कैसी होती हैं। जैसे कि पहला है अपीयरेंस। तो मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? यस, दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस। And what about non-metals? Non-metals, they are dull and they are not lustrous. Second property is hardness. Metals, they are usually hard except mercury. तो मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। जो मर्करी है वो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है। नाउ नॉन मेटल्स, दे आर यूजुअली सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेटल्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये हमने देखा भी था। नाउ नॉन मेटल्स, दे आर ब्रिटल, दे कैन ब्रेक इजिली व्हेन स्ट्रक।
है ना, यही चीज समझिए ना हमें कि नॉन मेटल्स जो हैं वो टूट जाते हैं जब उनको, अगर उनको हम हैमर करेंगे तो वो टूट जाएंगे, दे वोंट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मेटल्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट डक्टाइल एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। मेटल्स दे आर सोनोरियस, यानी कि जब हम उनको किसी चीज से स्ट्रक करते हैं, व्हेन दे गेट स्ट्रक दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जैसे कि हमारे स्कूल में बेल होते हैं, टेम्पल्स में बेल होती है, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब व्हेन दे गेट स्ट्रक। नॉन मेटल्स उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नॉट सोनोरियस, उनकी एक रिंगिंग साउंड नहीं आती जब भी उनको स्ट्रक किया जाता है। देन वी हैव कंडक्टिविटी। मेटल्स दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर वो एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। एंड नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ another property of metals that they have high melting and boiling points. Usually सभी metals के high melting और boiling points होते हैं, जैसे कि अगर हम आयन की बात करें तो वो जो मेल्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब वो मेल्ट होता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सभी जो डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स ये आपको पता होने चाहिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये फर्क आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एग्जांपल्स लास्टली, जैसे हमें पता है मेटल्स हो गए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। Now let's move to our next topic, effect of air and water on metals. तो मेटल्स का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है पानी का और हवा का, वो होता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ मेटल सर्फेसेस कॉज्ड बाय एयर एंड वाटर इज नोन एज कोरोजन। तो जब मेटल सरफेस पर जो वो बार बार कांटेक्ट में आती हैं हवा के और पानी के, तो उनकी जो सतह है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, जो मेटल है वो डिटोरेट होना शुरू हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयन। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो आयन होता है उस पर रस्ट आना शुरू हो जाता है, यानी जंग लगना शुरू हो जाता है। हमारे घर में अगर कोई पुरानी कील वगैरह रखी हो या आयन का कोई और ऑब्जेक्ट रखा हो जो हमने बहुत टाइम से यूज नहीं करा हुआ है, तो आप उस पर देखेंगे कि उस पर जंग लग गया है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। Another example is formation of a green coating on the surface of copper objects. इसी तरह से अगर आप किसी कॉपर ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, वो भी क्या है? वो भी एक कोरोजन है। नाउ अनदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके घर में फ्रेंड्स चांदी का कोई सिक्का है या चांदी की कोई मूर्ति है, तो उस पर आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ब्लैक कोटिंग सी बननी शुरू हो जाती है, वो काला पड़ जाता है, तो वो भी कोरोजन है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें ये हवा और पानी के कांटेक्ट में आती हैं। अगर पानी के कांटेक्ट में नहीं भी आते फ्रेंड्स, तो एयर, मॉइस्ट एयर की वजह से भी कोरोजन होती है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं कि कैसे मेटल सर्फेसेस जो हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर, एंड दिस इज नोन एज कोरोजन। तो आइए सबसे पहले हम रस्टिंग ऑफ आयन समझ लेते हैं। रस्टिंग is a chemical process where iron reacts with oxygen and water, that is moisture, to form a reddish brown substance called rust. तो फ्रेंड्स देखिए, रस्टिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि ये जो रस्टिंग है ये इरिवर्सिबल है, ये ठीक नहीं हो सकती। और ये कब होती है? जब आयन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर, वाटर यानी मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो मिलकर बनता है
रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसे कहते हैं हम रस्ट। और इक्वेशन फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर दे फॉर्म रस्ट, जिसे हम साइंस में कहते हैं आयन ऑक्साइड। जैसे कि फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप देखिए ये एक चेन है लोहे की आयन की, और उस पर देखिए कैसे जंग लग गया है। ये आपको ये सारा दिखाई दे रहा है ना रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, तो ये इस पे रस्ट बन गया है। जो ये चेन है अब ये खराब हो चुकी है, इस पे जंग लग गया है। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग? तो रस्ट होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या कंडीशन क्या है उसकी? दैट आयन नीड्स ऑक्सीजन एंड वाटर और मॉइस्चर टू रस्ट। तो आयन को फ्रेंड्स कांटेक्ट में आना होगा ऑक्सीजन यानी हवा के और पानी या मॉइस्चर के, जब भी वो रस्ट होता है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि भाई हवा भी होनी चाहिए, कि ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और वाटर या मॉइस्चर भी होना चाहिए, जब भी आयन जो है वो रस्ट होता है। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर रस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि रस्टिंग ऑफ आयन एक प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज रस्टिंग वीकन्स आयन मेकिंग इट मोर प्रोन टू ब्रेकेज एंड डैमेज। जब आयन में जंक लग जाता है फ्रेंड्स, तो जो आयन है वो वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है और वो टूट सकता है। तो ये जो रस्टिंग है इट कॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम। स्पेशली जैसे कि आप सोचिए कि ये जो ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये आयन से बनते हैं। अगर इनमें जंग लग जाए तो कितना डैमेज होगा, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि हम आयन को रस्ट होने से बचाएं। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? It can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing and applying a protective layer of zinc metal on iron which is known as galvanization. तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम काफी सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं पेंटिंग। हम आयन को पेंट कर देते हैं। आपने ये देखा होगा कि हम आपके घरों में जो लोहे के वो होते हैं, डोर्स होते हैं, लोहे के दरवाजे जो होते हैं, उन पर पेंट हुआ हुआ है। तो यही रीजन होता है जिससे कि जो वो दरवाजे हैं उनके ऊपर जंग ना लगे, वो खराब ना हो जाएं। इसी तरह से हम पार्ट्स में जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, हम उनको ऑयल करते हैं या ग्रीस करते हैं। इंजन्स में स्पेशली ऐसा ये यूज करा जाता है, जो भी लोहे के पार्ट्स होते हैं। या फिर होता है फ्रेंड्स कि हम एक प्रोटेक्टिव लेयर किसकी, जिंक मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं आयन के ऊपर, और उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आयन को? This creates a barrier that prevents oxygen and water from reaching the iron. तो ये जितने भी फ्रेंड्स मेजर्स मैंने आपको बताए, इनकी वजह से जो आयन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और वो रस्टिंग से बच जाता है। ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयन और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ मेटल्स की। Burning of thin strip of magnesium produces white light and magnesium oxide is formed. अगर हम एक दूसरे मेटल की बात करें फ्रेंड्स, इधर हम मैग्नीशियम की, अगर हम मैग्नीशियम की एक पतली सी स्ट्रिप लें, यहां पर देखिए इसमें अगर हम उसकी एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम जलाते हैं इस तरह, तो देखिए एक तो ये व्हाइट लाइट हमें दिखाई दे रही है, राइट? ये की व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके साथ फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इक्वेशन फॉर्म में मैं इसको लिखूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब अभी हमने उसमें रस्टिंग ऑफ आयन पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि आयन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया था तो आयन ऑक्साइड बना था। यहां पर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो रिमेंबर कि मेटल्स व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर दे फॉर्म ऑक्साइड, राइट? अब फ्रेंड्स ये जो ऑक्साइड होते हैं इनका आप नेचर भी पता लगा सकते हैं। ये बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों? ये आप पता लगा सकते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हम इसको थोड़े से पानी में मिक्स करें तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। इसे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, इट विल टर्न टू ब्लू विच मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर।
Metals react with oxygen to produce oxides which are basic in nature. यही चीज मैंने यहां लिख दी है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो नेचर उनका जिनका नेचर बेसिक होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर हम नॉन मेटल्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सल्फर का विच इज अ नॉन मेटल। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर दैट इज ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक इधर कुछ सल्फर लिया है, सल्फर को हमने इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाल दिया है और उसको हमने यहाँ जला दिया है, बर्न कर दिया है। इट मीन्स इट हैज कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो जब हमने उसको बर्न करा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, वो इसी जार में हमने उसको बर्न कर दिया है, ये गैस बनी सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का क्या नेचर होता है, वेदर इट इज बेसिक और एसिडिक इन नेचर, ये कैसे हम पता करें? लेट्स फाइंड आउट। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़े से पानी के साथ मिला दें, इट विल गिव सल्फरस एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर। इसे टेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स अगर आप इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, इट विल टर्न टू रेड which shows that it is acidic in nature. So in general we can say that when non-metals react with oxygen they produce oxides which are acidic in nature. Okay, समझ आ गया फ्रेंड्स? अब जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। Now let's understand importance of non-metals. तो मेटल्स की तो इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स हमें पता ही है। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नॉन मेटल्स भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज अ नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वो भी क्या है, वो एक नॉन मेटल है। सो सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। Another example is carbon. Carbon is also a non-metal and it is essential in everyday life because it is the building block of all life forms. देखिए फ्रेंड्स कार्बन इज द की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी वजह से हमें खूब न्यूट्रिशन मिलता है। दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स। सो कार्बन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हम एक और नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूज करा जाता है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्लोरीन इज कॉमनली यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। अब क्लोरीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है और उसको यूजुअली यूज करा जाता है पानी को साफ करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। नाउ a solution of iodine is applied on wounds as an antiseptic. तो फ्रेंड्स जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसको हम चोट पर लगाते हैं, घाव पर लगाते हैं, बिकॉज इट वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो देखिए अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही दिए हैं नॉन मेटल्स के और वो हमें समझ आ रहा है कि वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए।